वंस अगेन वेलकम टू नर्सिंग लेवल अप। हमने एक ड्रग कंप्लीट की है, ये हमारी सेकंड ड्रग जो कि नॉरसेट या फिर अदर जो एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो ये एट्रोपिन ड्रग के क्या यूजेस हैं, कहाँ इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या इसके इफ़ेक्ट ऑफ एट्रोपिन है, वो सारी की सारी चीज़ें वन बाई वन अपन डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू कर देते हैं। ओके, तो एट्रोपिन जो ड्रग है ना, उस ड्रग को अपन एक नाम देते हैं, उसको अपन बोलते हैं यूनिवर्सल यूनिवर्सल एंटी कोलिनर्जिक, है ना। यूनिवर्सल एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होती है। क्वेश्चन सिंपल सा आता है, कैसी ड्रग है, तो आप बोलोगे सर ये यूनिवर्सल एंटी कोलिनर्जिक ड्रग हो जाती है। ओके, अगर बात करें कि इस जो ड्रग है ना, इसका सोर्सेस क्या है ना, तो इस सोर्सेस के लिए आप बोलोगे कि सर ये सोर्सेस या फिर जो ड्राइव की जाती है ना, वो क्या है। तो इसको या तो जैसे धतूरा हो गया, है ना, सबने पढ़ा है इस धतूरा के रिलेटेड। ओके, धतूरा हो गया, या एक और प्लांट होता है, उस प्लांट का नाम होता है बेलाडोना ना, ये भी एक प्लांट होता है, इससे भी क्या किया जाता है, इसको ड्राइव किया जाता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है, और ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर ये वाली चीज़ें। अब ये अपन बात करें जो एट्रोपिन जो ड्रग है ना, तो ये एट्रोपिन काम कहाँ पर करती है ना, तो इसके लिए मैं एक लाइन लिख रहा हूँ। ये क्या करती है, डिक्रीज एक्टिविटी इट इज डिक्रीज एक्टिविटी ध्यान रखना, ध्यान से, किस किस की एक्टिविटी को कम करती है, तो आप बोलोगे M1 रिसेप्टर हो गया, है ना, M2 रिसेप्टर हो गया, और कौन सा हो गया, M3 रिसेप्टर। इन तीनों के तीनों रिसेप्टर की एक्टिविटी को क्या कर देती है, कम कर देती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब मैं ये नहीं बताऊंगा M1 M2 M3, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो अब जो नेक्स्ट हमारा है, तो अब इसके इफ़ेक्ट क्या हैं एट्रोपिन के ना, तो अब देखेंगे अपन इफ़ेक्ट ऑफ एट्रोपिन। तो फर्स्ट अपन देखते हैं हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट है किसका, एट्रोपिन का। ओके, तो अब देखो, हार्ट के लिए अपन एट्रोपिन के लिए बात कर रहे हैं ना, तो नॉर्मली हार्ट में जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उन रिसेप्टर को बोलते हैं M2 रिसेप्टर। अब थोड़ा सा ये समझो कि इस M2 रिसेप्टर की पीछे क्या कहानी है कि M2 रिसेप्टर। ओके, ये जब M2 रिसेप्टर की एक्टिविटी नॉर्मली इंक्रीज होती है ना, ये M2 रिसेप्टर की अगर एक्टिविटी अगर मैं बढ़ा दूँ ना, अगर M2 रिसेप्टर की एक्टिविटी को इंक्रीज कर दूं यहाँ पे, तो क्या होता है, हार्ट रेट, नॉर्मली जो हार्ट रेट होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, हार्ट रेट क्या होंगी, डिक्रीज होगी, है ना। ओके, बट हम क्या दे रहे हैं, अभी जो हम जो ड्रग यूज कर रहे हैं उस ड्रग का नाम है एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या करती है, इस M2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। अब बताओ, जब M2 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर जैसे ही M2 रिसेप्टर ब्लॉक हुआ, तो आपकी जो हार्ट रेट है ना वो क्या हो जाती है, बढ़ जाएंगी, है ना। सिंपल सी बात है, हार्ट पे बताओ क्या काम करता है, तो क्या काम करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है ना। ओके, अब हार्ट रेट को कैसे, हार्ट रेट को बढ़ा देगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ये हो गया अपना ना, हार्ट के ऊपर क्या काम करता है, तो हार्ट रेट को बढ़ाने का काम कर देता है। क्लियर है ये वाली बात। सेकंड जो हमारा बॉडी सिस्टम है उसका नाम है GIT। GIT पे क्या इफेक्ट होता है, तो GIT में स्पेशली ये जो ड्रग है ना, GIT के अंदर क्या करवा देता है, जो पेरिस्टालिस मूवमेंट होते हैं ना उनको कम करवा देता है ना। पेरिस्टालिस मूवमेंट कम हो जाएंगे, बताओ जब पेरिस्टालिस ये मूवमेंट कम हो जाएंगे, तो बताओ इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टालिस मूवमेंट कम हुए, तो बताओ क्या देखने के लिए मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन। तो बताओ ये क्या करवा देता है, तो आप बोलोगे सर जो ये जो एट्रोपिन ड्रग है ना वो क्या करवा देगा, पेशेंट के अंदर कॉन्स्टिपेशन करवा देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं किसका हो गया, CNS। अब बात करते हैं CNS में। ओके, CNS में क्या है, तो CNS में क्या करवाता है ये, तो पहली बात तो ये क्या कर सकता है, ये क्रॉस कर जाता है ना, ये क्या कर जाता है, कैन क्रॉस BBB, ब्रेन ब्लड बैरियर को क्या कर जाता है, क्रॉस कर जाएगा। जब ब्रेन ब्लड बैरियर को क्रॉस कर जाएगा, तो ये इसके अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा, पर्सन के अंदर साइकोसिस वाले सिम्टम आ सकते हैं। कौन से सिम्टम आएंगे, साइकोसिस वाले सिम्टम आ सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, हेलुसिनेशन, है ना, पेशेंट को हेलुसिनेशन देखने के लिए मिल सकता है। ओके, इसके अलावा एक और याद रखना है, सब सारे बच्चों को क्या याद रखना है, कन्फेबुलेशन, है ना, कन्फेबुलेशन भी मिल सकता है। इस पर स्टार लगा लो, कन्फेबुलेशन वाले को याद रखना है ना,
इसमें कन्फेबुलेशन में क्या होता है, मेमोरी गैप फिलिंग कर देता है ऑन आइडिया से, तो इसको अपन को याद रखना होगा। ठीक है, चलो तो हमने पहला हार्ट पढ़ा GIT CNS। नेक्स्ट अगर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट सिस्टम आ जाता है आपका सलाइवरी ग्लैंड ना। ओके, अब इस सलाइवरी ग्लैंड पे इसका क्या इफेक्ट होगा एट्रोपिन ड्रग का, तो बताओ सलाइवरी ग्लैंड में क्या करेगा, सलाइवा का सीक्रेशन कम करवा देगा, है ना। ये क्या करवाता है सर, सलाइवा का सीक्रेशन कम करवाएगा। बताओ जब सलाइवा का सीक्रेशन कम होगा तो माउथ कैसा हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर माउथ इसका जो देखने के लिए मिलेगा ड्राई माउथ। क्या देखने के लिए मिलेगा, इस पर जो भी ये एट्रोपिन ले रहा है तो एट्रोपिन क्या करवा रही है, सलाइवा का सीक्रेशन कम करवा रही है। जब सलाइवा का सीक्रेशन कम होगा तो ड्राई माउथ देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट हमारा बॉडी पार्ट आता है क्या, तो उसको अपन ने बोला है आई। आई में क्या करवाएगा, तो आई के लिए अपन को पता है कि ये ड्रग क्या करवाती है, आई के लेवल की अगर बात करें तो माइड्रियासिस करवा देती है। क्या करवा देती है, ये ड्रग करवाती है माइड्रियासिस है। माइड्रियासिस का मीन्स क्या होता है, तो आप बोलोगे पीपल का डायलेशन करवा देगी। ओके, अब इसको याद करो स्टमक में। इस स्टमक में क्या करती है, डिक्रीज गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस है ना उसको क्या कर देती है, डिक्रीज कर देगी। जब आपका गैस्ट्रिक जूस डिक्रीज होगा, जैसे ही गैस्ट्रिक जूस डिक्रीज होगा, ओके, तो बताओ यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, एनोरेक्सिया, है ना। क्या लगेगा, एनोरेक्सिया। अब इस जो भी हमारा जो पेशेंट है इसको क्या नहीं लगेगी, अब लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, एनोरेक्सिया देखने के लिए मिल गया। ओके, नेक्स्ट होता है रीनल। इसको याद कर लो, यहाँ से पेपर में ये पूछा जाता है रीनल वाला ना। तो ये यूरिनरी ब्लैडर को क्या कर देता है, रिलैक्स कर देता है। जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर था ना, यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स करेगा। जब यूरिनरी ब्लैडर हमारा रिलैक्स हो जाएगा, क्या हो गया, रिलैक्स हो गया। अब रिलैक्स रिलैक्स हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो बताओ, ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, यूरिनरी रिटेंशन करवा देगा। क्या करवा देगा, यूरिनरी रिटेंशन करवा देगा। याद रखना इंपॉर्टेंट है, यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो वहाँ से बाहर ही नहीं आ पा रहा ना, तो ये वाली बात भी क्या रखनी है, याद रखनी, यूरिनरी रिटेंशन करवा देता है। ओके, ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी, आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ओके, अब इस स्वेट ग्लैंड वाले को समझो, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके पीछे एक लॉजिक भी है, उसको समझो क्या है। तो स्वेट ग्लैंड में क्या करवाता है, इसको पहले मैं एक टर्म लिख रहा हूँ, ये क्या करवाता है, एट्रोपिन एट्रोपिन इंड्यूज फीवर, है ना। अब इसके पीछे की क्या कहानी है उसको समझो ना, एक्ट्रोपिन इंड्यूज फीवर क्यों हो रहा है ना, एक्ट्रोपिन की वजह से फीवर क्यों आ रहा है ना। ओके, अब एक चीज़ बताओ, ग्लैंड क्या करती हैं सर, सीक्रेशन करती हैं, सीक्रेशन सीक्रेट करती हैं, तो बताओ सारे के सारे सीक्रेशन क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो आप बोलोगे अगर सीक्रेशन क्या हो गए, अगर सीक्रेशन डिक्रीज हुए, जब सीक्रेशन डिक्रीज होंगे तो चीज़ बताओ, ड्राइनेस आएगी, है ना, ड्राइनेस तो आएगी। अब ड्राइनेस के साथ साथ में एक चीज़ बताओ, अब स्वेटिंग भी तो सीक्रेशन है, तो बताओ स्वेटिंग क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर स्वेटिंग भी कम हो जाएगी, है ना। अब एक चीज़ बताओ आप लोग, है ना, कोई बच्चा है ना, चाइल्ड है। अब चाइल्ड में जो फीवर, चाइल्ड में मान लो कि टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, ओके, जब चाइल्ड में एट्रोपिन दी, सारी की सारी चीज़ें एलिवेट होंगी। अब चाइल्ड के अंदर एट्रोपिन की वजह से फीवर आ गया ना, ओके, अब फीवर आ गया, फीवर कैसे कम होता है बताओ, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है तो नॉर्मली कम कैसे होता है, तो आप सबको पता है कि स्वेटिंग होनी चाहिए। बट एक चीज़ बताओ, इस बच्चे के अंदर स्वेटिंग है, तो आप बोलोगे सर इस बच्चे के अंदर तो स्वेटिंग है नहीं है। जब इस बच्चे के अंदर स्वेटिंग नहीं होगी ना, तो याद रखना है कि जब भी एट्रोपिन फीवर की बात करेगी ना चाइल्ड के अंदर, तो हाइपरथेरेमिया की वजह से डेथ हो जाती है। इसलिए बोलते हैं अगर किसी बच्चे को फीवर है, अगर किसी बच्चे को फीवर है तो वहाँ पर ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है एट्रोपिन। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि ये क्या करवा देगी, स्वेटिंग को कम करवा देगी। स्वेटिंग जैसे ही कम होगी तो क्या होगा, आप बोलोगे कि सर जैसे ही स्वेटिंग कम होगी तो फीवर उसका कम नहीं होगा, इसलिए हाइपोथर्मिया होगा, और हाइपोथर्मिया की वजह से क्या हो सकती है, बच्चे की डेथ हो सकती है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन है उसको, क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछे, एक बच्चा है, एक बच्चे को, ये मान लो कोई चाइल्ड था, अब इस चाइल्ड को क्या हुआ है, इस एट्रोपिन की, है ना, जो एट्रोपिन ड्रग थी उसकी क्या हो गई है, पॉइजनिंग हो गई, है ना, इसको पॉइजन हुई।
तो बताओ एक्सेप्ट करके पूछेगा क्या सिम्टम देखने के लिए नहीं मिलेगा ना। तो आप लोग आंसर करो क्या नहीं मिलेगा। तो आप बोलोगे सर हाइपोथर्मिया नहीं मिलेगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको याद रखना है कि बच्चे में क्या नहीं मिलेगा देखने के लिए, हाइपो नहीं मिलेगा क्योंकि स्वेटिंग ही नहीं होगी, स्वेटिंग नहीं हो तो बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होगा, तो जिसकी वजह से हाइपरथर्मिया मिलता है, हाइपोथर्मिया नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे और सारे के सारे सिस्टम थे जो हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस किए। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग है और इम्पोर्टेंट है, और जैसे मैं बताऊंगा वो याद रखने हैं आप लोगों को। इसकी यूजेस है ना, एक्ट्रोपिन के यूजेस कहाँ कहाँ पर होते हैं ना। ओके, तो सबसे पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि भैया ये ड्रग है ना डीओसी है किसके अंदर, तो आप बोलोगे साइनस ब्रेडिकार्डिया। किसके अंदर डीओसी है, ड्रग ऑफ चॉइस, डीओसी है ड्रग ऑफ चॉइस है साइनस ब्रेडिकार्डिया। ओके, साइनस ब्रेडिकार्डिया के अंदर क्या है जी, ड्रग ऑफ चॉइस है। ओके, हार्ट रेट कितने से कम, तो आप बोलोगे सर 60 बीट पर मिनट से अगर हार्ट रेट कम है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं क्या, साइनस ब्रेडिकार्डिया। और कहाँ दे सकते हैं सर इस ड्रग को, और यूज कर सकते हैं कहाँ पर, पीपुल डायलेशन के लिए ना। किसके लिए कर सकते हैं सर, अगर किसी पर्सन का पीपुल हमें डायलेट करवाना है ना, अगर पीपुल डायलेट करवाना है, पीपुल डायलेशन के लिए यूज कर सकते हैं इस चीज़ को, है ना, डायलेशन के लिए यूज कर सकते हैं, और वो भी आई ड्रॉप में ना, आई ड्रॉप के अंदर यूज करनी है ना। ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है। अब नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट जो डीओसी है और इम्पोर्टेंट लगाओ इस पर है ना, 2 स्टार लगाओ, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ओके, डीओसी की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट डीओसी, अगर ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड की पॉइजनिंग हो जाए, किसकी, ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड की अगर पॉइजनिंग हो जाए तो वहाँ पे डीओसी है, इस पर लगाओ 5 स्टार, यहाँ से क्वेश्चन आता है हर बार है ना। ऑर्गेनो फॉस्फोरस की अगर पॉइजनिंग होती है तो वहाँ पे भी क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस देखने के लिए मिल जाती है। तो बताओ, ये तो हमने बात करी किसकी, ड्रग ऑफ चॉइस की बात कर ली। ओके, अब अगर मैं बात करूँ किसकी, साइड इफ़ेक्ट की ना, तो बताओ इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या आएंगे। तो इस ड्रग के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं ना वो देखो, अब मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। अगर आपसे एग्जामिनर ने पूछा है मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट, क्या पूछा है, मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट, तब आप लोगों को आंसर करना है ड्राई माउथ। क्या करवाता है जी, क्योंकि सलाइवा का सीक्रेशन कम करवाता है ना, ड्राई माउथ करवाता है पहली चीज़। अगर इसके अलावा अदर और पूछे आप लोगों से कि अदर और क्या होंगे, मोस्ट कॉमन तो ड्राई माउथ हो गया, अदर के लिए अगर पूछे तो आप लोगों को आंसर करना है कि कॉन्स्टिपेशन भी करवाता है। क्या करवाता है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है ना, कॉन्स्टिपेशन। यूरिनरी रिटेंशन करवा देगा, ये भी पता है ना सबको, यूरिनरी क्या करवा देगा सर, रिटेंशन करवा देगा ना, यूरिनरी रिटेंशन हो गया। नेक्स्ट क्या करवाता है, एनोरेक्सिया। जो हमने सारे के सारे सिस्टम के अंदर जो चीज़ें पढ़ी थी ना, वही चीज़ें मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, ये चीज़ तो हो गई, हमने क्या पढ़ा, डीओसी पढ़ लिया और साइड इफेक्ट पढ़ लिया। बताओ साइड इफेक्ट में क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर ड्राई माउथ जो होता है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है, याद रखना है, इस वाली बात को भूलना नहीं है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कि ये जो ड्रग है ना कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ कहाँ पर है। तो देखो, अब देखो याद करो उन चीज़ों को। अगर मान लो किसी पेशेंट को हिस्ट्री है, ये कोई पेशेंट है, इस पेशेंट को हिस्ट्री दे रखी है किसकी, साइकोसिस की ना, किसकी, साइकोसिस है ना, किसी को प्रॉब्लम है साइकोसिस की, और आप क्या दे रहे हो, एट्रोपिन दे रहे हो, तो वहाँ पे क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है। क्यों, आपको फिर बोलना है कि सर ये खुद क्या करवाती है, साइकोसिस करवाती है, पेशेंट को पहले से ही साइकोसिस है, आप और ड्रग दे दो तो डबल साइकोसिस हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए साइकोसिस वाले पेशेंट में इसको यूज नहीं करना है। ओके, और लगाओ 2 स्टार लगाओ इस वाले पे, ये क्वेश्चन आता है। एक कंडीशन होती है बीपीएच, कोई पेशेंट है आपके पास है ना, पेशेंट आ जाए, और पेशेंट किसका है आपके पास, बिनाइंग प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो बताओ, बिनाइंग प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया में यूरिन पहले से पास आउट नहीं हो रहा, पास आउट हो रहा है तो ड्रिवलिंग ऑफ यूरिन हो रहा है। अब आप लोगों ने क्या दे दिया, ऊपर से एट्रोपिन दे दिया। एट्रोपिन क्या करवाता है, जो ब्लैडर की जो मसल्स है ना उनको क्या करवा देता है, रिलैक्स करवा देता है। जब ब्लैडर की मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी तो बताओ यूरिन पास आउट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो तो इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा ना, इसीलिए बीपीएच वाले पेशेंट में कभी भी एट्रोपिन यूज नहीं करते। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर आपके पास पेशेंट है ना, आपके पास पेशेंट किसके साथ में आए, पैरालाइटिक ईडियस है ना। अब ये पैरालाइटिक ईडियस क्या है ना, पहले से ही कोई पैरालाइटिक ईडीएस का पेशेंट है, अब वो आपके पास आ गया, पहले से ही उसकी इंटेस्टाइन में मूवमेंट नहीं है,
आपने एट्रोपिन और दे दी, उसने मूवमेंट को और कम कर दिया, और कम कर दिया तो वैसे ही कॉन्स्टिपेशन था, अब और ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो ये 3 ऐसी कंडीशंस हैं, तो इनमें क्या है, एट्रोपिन है ना, वो क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है। तो ये चीज़ आप लोग क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें क्लियर हैं, बहुत बढ़िया। ओके, कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा टॉक्सिसिटी ऑफ एट्रोपिन। ओके, अब डिस्कशन कर लेते हैं टॉक्सिसिटी। सबसे पहले अगर एग्जामिनर ने आपसे सिंपल पूछा है कि अगर किसी पर्सन को टॉक्सिसिटी हुई है किसकी, एट्रोपिन की, तो मोस्ट कॉमन साइन आपको कैसे पता चलेगा भैया कि इसको क्या हो गई है, टॉक्सिसिटी हो गई है। तो मोस्ट कॉमन साइन होता है टैकीकार्डिया। क्या होता है सर, इस पेशेंट में क्या देखने के लिए मिलेगा, टैकीकार्डिया देखने के लिए मिलेगा। इसका मीन्स मतलब है कि हमने तो दिया था थेराप्यूटिक यूज के लिए, बट पेशेंट को डोज ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो गई। तो सबसे पहले जो साइन देखने के लिए मिलता है उसको अपन बोलते हैं टैकीकार्डिया। याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, ये है आपका फर्स्ट, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। अगर दूसरा इसमें पूछे, ये पूछे कि मोस्ट कॉमन और मोस्ट रिलायबल, है ना, मोस्ट कॉमन और मोस्ट रिलायबल जो साइन होता है सेकंड, फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया। अगर सेकंड की अगर बात करें, मोस्ट कॉमन और मोस्ट रिलायबल साइन पूछे आप लोगों से, तब आप लोगों को करना है क्या, आंसर करके आओगे, एट्रोपिन इंड्यूज फीवर। क्या करके आओगे, एट्रोपिन इंड्यूज फीवर। याद रखना इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखो, अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा टिल्ट किया है ना, अब मैंने तो आप लोगों को बता दिया, आप लोगों ने पढ़ा है कि मोस्ट कॉमन साइन होता है टॉक्सिसिटी का टैकीकार्डिया, बट एग्जामिनर तो अलग ही मूड से आ जाए ना, उसको तो ये पूछना ही नहीं है क्योंकि उसको तो गलत करवाना है। तो उसने क्या पूछा, मोस्ट अर्ली पूछ लिया। क्या पूछ लिया, मोस्ट अर्ली पूछ लिया, कॉमन नहीं पूछा, क्या पूछ लिया, मोस्ट अर्ली साइन पूछ लिया, किसका, टॉक्सिसिटी का। तब आपको आंसर करना है ड्राई माउथ, है ना। क्या आंसर करके आओगे, देन आप लोग आंसर करोगे ड्राई माउथ होता है। क्लियर होगी बात, सारी की सारी चीज़ें। ओके, अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आप मुझे बताओ, अगर आपके पेशेंट को ये टॉक्सिसिटी हो गई, अब टॉक्सिसिटी तो होगी भैया, अब इसको सही तो करना है ना। तो अपन कहते हैं कि सर जब टॉक्सिसिटी हो जाती है तो इसके लिए अपन को डीओसी बोलो, या फिर डीओसी नहीं बोल सकते, या तो डीओसी बोल सकते हो, और डीओसी नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे सर, एंटीडोट बोलो ना, एंटीडोट बोलो भाई। टॉक्सिसिटी हो गई तो हमें या तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस चाहिए, या फिर क्या चाहिए, डीओसी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस चाहिए, या फिर एंटीडोट चाहिए। तो इसका जो एंटीडोट होता है उसको बोलते हैं फीजो स्टिकमाइन ना। याद रखना ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला ड्रग ना, फीजो स्टिकमाइन, और इसको लगाओ 5 स्टार, है ना, इंपॉर्टेंट है। सर एट्रोपिन की जब टॉक्सिसिटी होगी तो हम कौन सी ड्रग करेंगे, फीजो स्टिकमाइन। क्लियर है ये वाली चीज़। ओके, अब एक क्वेश्चन ये आ जाए, अगर मान लो आपके पास हमने किस में दी थी, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएगा, ब्रेडिकार्डिया में ना। ओके, अब ब्रेडिकार्डिया में यूज कर रहे हो आप किसको, एट्रोपिन को। अब क्वेश्चन ये है, ब्रेडिकार्डिया किसको बोल रहे थे, तो इसकी हार्ट रेट कितने से कम है, 60 बीट पर मिनट से कम हो गई, उस कंडीशन को अपन को ब्रेडिकार्डिया बोल रहे थे। ओके, अब मान लो मैं एक बात करूं, इसका जो एक एम्पूल होता है ना, किसका, ये एट्रोपिन का एक एम्पूल जो होता है ना, वो कितने का आता है, 0.6 mg का होता है। कितने का होता है, 0.6 mg का होता है। अब नॉरसेट का एक PYQ है, क्वेश्चन पूछा गया था नॉरसेट 8 में, या फिर 8 में नहीं पूछा था, 7 में पूछा गया था। क्या पूछा था, मिनिमम मिनिमम डोज कितना दे सकते हैं, मिनिमम डोज कितना दे सकते हैं। तो आपको आंसर करना है कि सर मिनिमम डोज जो होता है 1.0 mg देंगे। कितना देंगे, 1.0 mg, 0.6 नहीं देना है, वो अपन ECT में यूज करते हैं 0.6 से लेके 1.0 mg ना। तो याद रखना है यहाँ मिनिमम डोज कितना है, 1.0 mg, और मिनिमम दे रखा है तो मैक्सिमम भी होगा कुछ, तो मैक्सिमम डोज कितना यूज कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम डोज है ना वो है 3.0 mg। याद रखने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना एग्जाम के लिए। ओके, अगर मान लो उसने ये नहीं पूछना, उसने क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से, ये बता दो मुझे, तो मुझे ये पूछना ही नहीं है। उसने ये पूछा कि मैक्सिमम यूज एम्पूल
कितने मैक्सिमम एम्पूल यूज कर सकते हो लोग, चलो आप लोग कैलकुलेशन करके बताओ कि कितने एम्पूल कर सकते हो। बताओ, एक एम्पूल 0.6 mg का है ना, 0.6 का है एक नॉर्मली। ओके, मिनिमम डोज एक दे रहे हैं उसको, है ना। तो अब देखो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं। जब 3 को करो तो कितना सर, 5 एम्पूल यूज कर सकते हैं। कितने, 5 एम्पूल यूज कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये 5 एम्पूल तो यूज कर लिया आपने, बट जो अब क्वेश्चन एक और पूछ सकता है एग्जामिनर, दो टू इंजेक्शन। अब 2 इंजेक्शन लगाने के बीच में गैप कितना होना चाहिए, 2 इंजेक्शन के बीच में अगर क्वेश्चन आया गैप कितना होना चाहिए, तब आपको आंसर करना है 1 से 2 आवर, है ना, 1 to 2 hours, याद रखना इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 घंटे का गैप होना चाहिए 2 इंजेक्शन के बीच में। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? ओके। अब आपने ड्रग तो दे दी पेशेंट को। अब ड्रग देने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि हमने जो एट्रोपिन जो ड्रग दिया है पेशेंट को, उसने काम किया या नहीं। आपको कैसे पता चलेगा कि हमने जो भी थेरेपी दे रहे हैं इसको एट्रोपिन वाली, वो हमारी सक्सेस हुई है कि नहीं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या है, कुछ साइन पता होना चाहिए ना। ओके, कैसे पता चलेगा? अगर आपसे पूछे कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि असिस मोस्ट कॉमन असिस साइन, याद रखना साइन डूरिंग, डूरिंग बोल रहा हूँ ये भी याद रखना है, डूरिंग एक्ट्रोपिन इंजेक्शन। हमने क्या दिया, डूरिंग एक्ट्रोपिन इंजेक्शन दिया पेशेंट को। तो ये बताओ कि हमारी जो थेरेपी सक्सेसफुल है कि नहीं। असेस कैसे करोगे? ओके, अब इसमें दो चीज़ें। अगर हमारे पेशेंट की जो हार्ट रेट है ना, या तो 60 से 60 बीट पर मिनट से कम होगी। कितने से कम होंगी? 60 बीट पर मिनट से कम होगी हमारी हार्ट रेट, है ना। तो क्या करना है, तब तो आपको क्या करना है, रिपीट करना है। क्या करना है? रिपीट करना है। सही बात है ना, रिपीट करना है। ओके। अगर हमारा जो पेशेंट है उसकी जो हार्ट रेट कितनी है सर, 60 से ऊपर चली गई, कितनी सर, 60 से ऊपर आ गई, तब आप क्या करोगे, यहाँ पे नो नीड। अब नीड नहीं है एट्रोपिन की, तो यहाँ पे नीड नहीं है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी थी, ठीक है। ये मोस्ट एक्यूरेट और रिलायबल मेथड है, किसका सक्सेसफुल हुई है थेरेपी या नहीं है, ठीक है। ओके। अब जो ये तो हमने पढ़ा किसके लिए, ये किसके लिए सारी की सारी कहानी। तो आप बोलोगे सर ये तो कहानी ब्रेडिकार्डिया के लिए थी। ओके। अब जो मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं गारंटी दे रहा हूँ यहाँ से नॉर सेट में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। क्या है वो कहानी? अब हमारे पास है पेशेंट किसका, पॉइजन वाला, है ना। कोई पेशेंट है उसको पॉइजन हुई है। ओके। अब पॉइजनिंग वाले पेशेंट में अपन को कितना यूज करना है, कितना डोज लेना है, कितना। तो बताओ सबसे पहले क्या मिनिमम डोज बताओ। मिनिमम डोज जो अपन देंगे इस वाले पॉइजन वाले पेशेंट को, तो मिनिमम डोज तो सेम है, 1.0 mg हो गया, है ना, 1.0 हो गया। अब जो याद रखने वाली बात ये है, बात करें अगर मैक्सिमम डोज की, किसकी, मैक्सिमम डोज की, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है इस मैक्सिमम डोज की। सर कितना दे सकते हैं, कितना ही दो, जब तक पेशेंट के अंदर वो उसको हमें समझ नहीं आ रहा कि उसको जो एट्रोपिन दे रहे हैं ना वो काम किया है या नहीं। जब तक उसका इफेक्ट नहीं आता, जब तक जितना दे सकते हैं उतना दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है रिपीट कब करेंगे इंजेक्शन ना। अब आपने एक इंजेक्शन दिया, अब ऐसा तो है नहीं आप तुरंत दूसरा इंजेक्शन लगा दोगे। तो रिपीट कितने टाइम के बाद करते हैं, पॉइजन वाले पेशेंट की बात कर रहा हूँ। रिपीट करेंगे इंजेक्शन को अपन 3 to 5 मिनट पे ना, चेक कर लेंगे। 3 to 5 मिनट के बाद चेक करेंगे। चेक करने के बाद देखेंगे कि इसकी साइन आ जाए कि नहीं एट्रोपाइजेशन का, और आगे आए तो अच्छी बात है, नहीं है तो अपन क्या करेंगे, दोबारा से रिपीट करेंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे एट्रोपिन ने काम किया इस वाले में। तो इसके लिए अपन मोस्ट कॉमन जो असेसमेंट करते हैं ना, मोस्ट कॉमन जो असेस करेंगे साइन, है ना, मोस्ट कॉमन साइन डूरिंग, हम क्या दे रहे हैं, जब उसको डूरिंग एट्रोपिन लगा रहे हैं ना उसके टाइम पे अपन कैसे असेसमेंट करेंगे, ये क्वेश्चन है पेपर के लिए ना, इसको याद रखना है। हम ये देखेंगे, आपको ये देखना है कि हमारा जो पेशेंट है उसके पीपल डायलेट हुए या नहीं, है ना। अगर उस पर्सन के पीपल डायलेट हो गए, क्या हो गए, पर्सन के पीपल डायलेशन हो गए, तो इसका मतलब ये है कि भैया एट्रोपिन ने काम कर दिया है अपना। जब एट्रोपिन ने काम कर दिया है तो अब नो नीड एट्रोपिन। अब एट्रोपिन की कोई भी नीड नहीं है आपके पास, है ना। अब क्यों देना है? ओके, क्योंकि जब हमारे पास पॉइजन वाला पेशेंट आता है ना, तो उसके पॉइजन वाले, अभी मैं लिखाऊंगा आगे जाके पॉइजन के सारे सिम्टम, तो वहाँ पे जो पर्सन होगा ना उसकी पिन पॉइंट पीपल हो जाता है ना। तो सबसे पहले जो इफेक्ट आता है वो आई के अंदर ही देखने के लिए मिलता है, अगर एट्रोपिन अच्छे से काम करेगा तो, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने कर ली। ओके। अब एक चीज़ और पढ़ो यहाँ से ना, क्या है वो
अगर आपके ये मैंने बोल दिया कि अब हमने ड्रग दे रहे थे, अगर इफ़ पीपल नॉट डायलेट, अगर पीपल डायलेट नहीं हुए तो क्या करोगे सर? फिर तो हमें क्या करना है, रिपीट करना है। क्या करना है? रिपीट करना है। वही 3 to 5 मिनट के बाद क्या करना है, रिपीट करना है ड्रग को। ये वाली कहानी आपको समझ में आ गई। ओके, अब एक मैं देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ, ध्यान से देखना और इम्पोर्टेंट है। ओके, अब आपने पीपल को डायलेशन किया, सारी चीज़ें देखी। अगर मान लो एग्जामिनर का मूड तो कुछ और ही है, क्या है देखो, अब उसने पूछ किया लिया आपसे क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा है उसने। मैं इसी वाले पेज पे ले लेता हूँ, जिससे इसी वाले पेज में हो जाएगा पहुँचने वाला चीज़ें। ओके, उसने क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ सक्सेसफुल एट्रोपिन थेरेपी इन पॉइजन वाले पेशेंट, पॉइजन पेशेंट। अब इसको मैं समझाता हूँ और इसको समझने की कोशिश करो। अब आपके पास पेशेंट था, अब आप वो थेरेपी चला रहे थे, एट्रोपिन दे रहे थे। अब आपको कैसे पता चलेगा भैया? वो तो आपको समझ में आ गया पहला वाला। अगर उसने पूछ लिया मोस्ट रिलायबल सक्सेसफुल एट्रोपिन थेरेपी, वो कैसे पता चलेगा? ठीक है, अब आप हो भैया, आपका यू आर नर्सिंग ऑफिसर है ना, यू नर्सिंग ऑफिसर हो आप, ठीक है। ओके, अब कहानी क्या है यहाँ पे, अब आप क्या लोगे, ये कैथेटर लोगे है ना, कैथेटर लोगे। कैथेटर लेने के बाद आप क्या करोगे, कैथेटर लेने के बाद उसको नोज में इंसर्ट करोगे। नोज में इंसर्ट करने के बाद देखोगे नोज और ओरल है ना, नेजल में ओरल में देखोगे सीक्रेशन प्रेजेंट है या नहीं। दोबारा से सुनो, समझ में नहीं आया मैं क्या कह रहा हूँ। एक कैथेटर लोगे, कैथेटर के थ्रू देखोगे कि सीक्रेशन प्रेजेंट है कि नहीं। अगर आपके सीक्रेशन, क्या मैं क्या कह रहा हूँ, अगर क्या कह रहा हूँ, डिक्रीज ओरल, डिक्रीज ओरल या फिर नेजल, डिक्रीज ओरल या फिर नेजल सीक्रेशन, अगर ये क्वेश्चन में ना मिले दोनों, तो एक वर्ड और मिल सकता है। क्या मिल सकता है? ब्रोंकियल सीक्रेशन। क्या मिलेगा? ये वाला क्वेश्चन में मिल सकता है, ब्रोंकियल सीक्रेशन। अगर ये सीक्रेशन क्या हो गए, ये सीक्रेशन आप लोगों के क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि भैया जो आपने जो एट्रोपिन दी है ना, वो बढ़िया से काम कर रही है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लो यहाँ पे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पर्सन को एट्रोपिन चल रही है, एट्रोपिन चलते चलते अब आप कैसे पता चलेगा कि एट्रोपिन काम कर रही है या नहीं? तो उसके लिए अपन ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। कुछ फास्ट रिकॉल कर लेते हैं, पॉइजनिंग से रिगार्डिंग कुछ पॉइंट हैं, देखो पहले से लिख रखे हैं, तो आप लोग मैं समझा देता हूँ, आप लोग देख लो इनको क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अगर बात की जाए ओपीसी पॉइजनिंग, ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड, या फिर कार्बामेट पॉइजनिंग दे रखी है, या फिर आपके में मशरूम पॉइजनिंग है ना, तीनों की तीनों पॉइजनिंग को समझो और याद करो ना। ओके, क्या है इसकी कहानी पूरी की पूरी, देखो अगर ओपीसी की पॉइजनिंग आएगी ना, तो आपके क्वेश्चंस में हमेशा फार्मर की बात हो रही होगी। किसकी? फार्मर की। क्योंकि मोस्ट कॉमनली जो ओपीसी की जो पॉइजनिंग होती है ना, वो फार्मर को होती है, फार्मर को देखने के लिए मिलती है। कब? जब स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड की ना, खेतों में जब अपन दवाई लगाते हैं ना, तो उस टाइम पे उनको क्या हो जाती है, इसकी पॉइजनिंग हो जाती है। ओके, या फिर कार्बामेट है ना, कार्बामेट की पॉइजनिंग के साथ में हमेशा सोल्जर को ऐड करेगा एग्जामिनर ना, वहाँ पे ड्यूरिंग नर्व गैस की प्रॉब्लम होती है। या फिर कोई पर्सन है उसने मशरूम ले ली ना, मशरूम में भी यही कंपाउंड होते हैं, तो कोई फैमिली मेम्बर ने मशरूम ली, जिसकी वजह से क्या हो गया, मशरूम की पॉइजनिंग हो गई। ओके, अब देखो यहाँ पे इन तीनों के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है, एट्रोपिन सल्फेट ही जाएगी। क्या जाएगा? एट्रोपिन जाएगा, ड्रग ऑफ चॉइस। ओके, एक चीज़ और है ना, अगर आपको पूछा जाए कि ओपीसी की पॉइजनिंग है ना, उसके एक्ट्रोपिन के साथ में प्रालीडॉक्सिन जाता है, याद रखना, क्योंकि ये इसको ये इंपॉर्टेंट है, इसके साथ में चली जाएगी। इन दोनों में कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, तो इसलिए अपन उनमें प्रालीडॉक्सिन दे नहीं रहे। ओके, अब देखो मैं क्या बता रहा था, अगर आप देखो एक मैं एक कहानी बना देते हैं यहाँ पे। ये कोई पर्सन था, मान लो 65 ईयर ओल्ड, ये कोई 65 ईयर ओल्ड मेल था। अब ये क्या कर रहा था, अपने खेतों में क्या लगा रहा है, पेस्टिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड का क्या कर रहा है, वहाँ पर जाके उनमें छिड़काव कर रहा है। अब क्या हुआ, जब जैसे ही इसने लगाना शुरू हुआ, 1 घंटा हुआ, धीरे धीरे, अब धीरे धीरे क्या हो गया, उसकी इसको पॉइजनिंग हो गई।
जब पॉइजनिंग हो गई तो ये वाला है ना, अब ये कैसे आएगा ना, जैसे ही हॉस्पिटल में आएगा तो इसको पता कैसे चलेगा कि इसको पॉइजनिंग हुई है ना। तो आपको याद रखना है, एक निमोनिक है उसको अपन बोलते हैं डंबल। क्या याद रखना है? डंबल। कैसे? जैसे ही अब इस ये वाला जो पर्सन था ना, सारे के सारे सीक्रेशन बढ़ा दो इसके, है ना, सारे के सारे जितने बॉडी में सीक्रेशन सब बढ़ जाएंगे। भैया डायरिया हो जाएगा। दूसरा यूरिनेशन बहुत ज़्यादा जाएगा। और इम्पोर्टेंट याद रखना है इस वाली चीज़ को, किसी को नहीं भूलना है। किसको? ये वाला क्या है सर, यहाँ पे मियोसिस देखने के लिए मिलेगा। पर्सन का मियोसिस के साथ में क्या हो जाएगा सर? पिन पॉइंट पीपल हो जाएगा। मैंने बताया था ना, तभी तो वो डायलेट करवा रहे थे। ब्रेडी कार्डिया देखने के लिए मिलेगा। ओके। ब्रोंको स्पास्म है ना, ब्रोंको स्पास्म होगा तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। शॉर्टनेस ब्रीथ होगी तो हाइपर वेंटिलेशन करेगा पेशेंट की, क्या हो सकती है? डेथ भी हो सकती है। लैक्राइमेशन होगा, एमएसएस सलाइवेशन और स्वेटिंग, ये सारे के सारे सिम्टम के साथ में आपके पास पेशेंट आएगा। तो ये वाली बातें आप लोगों को याद रखनी। डंबल से याद रखोगे किसका? ऑर्गेनो फॉस्फोरस की पॉइजनिंग को। ओके नेक्स्ट। अब आप लोग क्या करोगे ना, नॉर्मली मान लो ये कोई पर्सन था, ये पर्सन यहाँ पे है, इसको पॉइजन हो गई। सबसे पहले ये नहीं है कि आप लोग इसको देखने लग गए ना, पता चले दादाजी तो गए काम से, है ना, दादाजी को तो पॉइजनिंग हुई, पता चले आप यहीं पे इनको देख ही रहे हो, तो अब आपको भी क्या हो गया? पॉइजन हो गई। दादा तो उठ के धीरे बहुत टाइम हो गया, अब आपको उठाने वाला कोई यही नहीं ना। तो सबसे पहले क्या करो, जो भी पॉइजन वाला प्लेस है ना, वहाँ से इसको क्या कर दो, वहाँ से शिफ्ट करो सेफ प्लेस पे, पहली। दूसरी चीज, रिमूव करो क्लॉथ। और क्या करो, मेंटेन करनी है एबीसी ईआरबी ब्रीथिंग सर्कुलेशन। और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाओ। अब उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, घर पे ही आराम से रखना नहीं है, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। ओके। अब हॉस्पिटल वाले हिस्ट्री लेंगे आपकी ना। अगर आप इसको 6 से 8 घंटे में हॉस्पिटल ले पहुंच गए, तब तो अपन क्या करेंगे, गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं। अगर यहीं पे मोर देन 8 आवर्स हो गए ना, है ना, तो फिर गैस्ट्रिक लवाज का कोई मतलब नहीं है। गैस्ट्रिक लवाज जो गैस्ट्रिक कंटेंट को अपन बाहर निकालेंगे, जब इंटेस्टाइन से स्टमक से नीचे चला गया इंटेस्टाइन में, तो कैसे निकालोगे? नहीं निकलेगा ना। तो 8 घंटे के बाद कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ओके। और क्या कर सकते हैं, तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, सारे के सारे याद रखने हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।